दोस्तों हमारा सौरमंडल जिसमें 8 प्लेनेट मौजूद हैं और हम भी इसी सौरमंडल में एक प्लैनेट में रहते हैं। सूर्य की वजह से ही आज हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर बर्फ के पहाड़ जम जाते और शायद हम इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। मगर दोस्तों आखिर क्या सौरमंडल शुरुआत में ही ऐसा था? सौरमंडल की उत्पत्ति से पहले उस जगह पर क्या था? आखिर हमारे सूरज का जन्म कैसे हुआ? सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा गर्मी उबल रहा है? ये ऐसे सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सवालों का साइंटिफिक वे में जवाब ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल आपको अंतरिक्ष के बारे में सटीक और सबसे यूनिक जानकारी प्रोवाइड करवाता है, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों सौरमंडल के निर्माण की कहानी आज से करीब 4.6 अरब साल पहले शुरू होती है। उससे पहले सौरमंडल की जगह पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था और हमें रोशनी से भरपूर करने वाला सूरज भी नहीं था। यहाँ केवल धूल ही धूल मौजूद थी, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की भी उपस्थिति थी। उस वक्त गैलेक्सी में मौजूद हर ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी से घूम रहा था। उस वक्त गैलेक्सी में मौजूद था तो वे थे धूल और गैस के बादल, जिन्हें हम नेबुला या निहारिका के नाम से जानते हैं। पुराने जमाने में निहारिका खगोल में दिखने वाली किसी भी विस्तृत वस्तु को कहते थे। सौरमंडल के निर्माण के लिए सबसे विश्वसनीय थ्योरी नेबुलर थ्योरी यानी नेबुलर हाइपोथेसिस है। ये थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल और विश्वसनीय है। इस थ्योरी के अनुसार सौरमंडल का जन्म आज से करीब 4.6 अरब साल पहले एक विशाल नेबुला गैस के बादल के अंदर विस्फोट या ढहने से हुआ है। नेबुला के ढहने से उसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल धीरे धीरे अलग हो गया और उस समय बादलों वाली धूल भी बहुत ही तेजी से घूम रही थी। धूल के तेजी से घूमने के कारण यह फ्लैट डिस्क का आकार ले लेती है और धीरे धीरे बादलों का कुछ हिस्सा केंद्र में इकट्ठा होने लगा और ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण बादलों का काफी हिस्सा केंद्र की ओर दबने लगा और वहां पर इकट्ठा हो गया। साथ ही बाकी के बचे एलिमेंट्स लाखों किलोमीटर दूर उसके ऑर्बिट में घूमने लग गया। केंद्र में गैसों का बहुत ही अधिक कंडेंस होने के कारण प्लाज्मा का निर्माण हो गया और उसके बाद स्टार्ट हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन, जिस कारण बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होने लगी। कुछ पदार्थ का 90% भाग इस चक्की के केंद्र में इकट्ठा हो गया और 10% छल्लों में बांटकर बीच वाले गोले का चक्कर काटने लगा। ये बीच वाला गोला आगे चलकर सूर्य बना और शेष छल्ले ग्रहों में बदल गए। गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत यह गोला सिकुड़ता गया और सिकुड़ने के कारण यह छोटा और गर्म होता गया। यह प्रक्रिया होने में लाखों वर्ष बीत गए। उसके बाद एक स्टार की उत्पत्ति होती है। तो कुछ इस तरह हमारे सूरज की उत्पत्ति हुई। नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद ही छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, मगर ये इतने भी ज्यादा दूर नहीं जा रहे थे कि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाए। ये इतना ही दूर गए जितने में उनके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था। सूर्य के पास के क्षेत्र में थोड़े भारी और बड़े मटेरियल से बने एलिमेंट्स बचते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर एक बड़ा पिंड बना लेते हैं। भारी मटेरियल के टुकड़ों ने आपस में मिलकर सौरमंडल के स्थलीय ग्रहों का निर्माण किया। इस डिस्क के बाहरी हिस्से में गैसें और बर्फ जैसे हल्के एलिमेंट मौजूद थे, जिन्होंने आपस में जुड़कर सौरमंडल के गैसीय ग्रहों का निर्माण किया। यही कारण है कि केंद्र में स्थित तारे के आसपास चट्टानी ग्रह पाए जाते हैं, जबकि तारों से दूर गैसीय ग्रह और बर्फीले ग्रह पाए जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस प्रकार करोड़ों सालों में ग्रहों का निर्माण होता है। आज की हमारी पृथ्वी भी कुछ इस तरह अस्तित्व में आई थी। उसके ऊपर जीवन की प्रक्रिया होने में लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। जब सूर्य में ताप नाभिकीय क्रियाएं यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई थी, इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सूरज से गर्मी और प्रकाश निकलने लगा
और सारा सौरमंडल इसकी रोशनी से चमक उठा। अब तक सूर्य पृथ्वी सहित इन ग्रहों को अपना प्रकाश दे रहा है। दोस्तों, इस थ्योरी को मूल रूप से सन 1796 में फ्रांस के गणितज्ञ प्यारे साइमन लेप्लास ने दिया था। इसके बाद इस सिद्धांत में कई संशोधन किए गए। आज सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। ऐसा होने में करोड़ों वर्ष बीत गए। उसके बाद कुछ इस तरह का हमारा आज का सौरमंडल तैयार हुआ। हमारे सौरमंडल के कुल वजन में 99.24% भार सूर्य का है। अगर अपने हिसाब से हम सूर्य को एक फुटबॉल जितना मान लेते हैं तो धरती इसकी तुलना में मटर के दाने जितनी होगी। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी आराम से सेट हो सकती है। दोस्तों, आखिर सूर्य के अंदर क्या है? आपको बता दें, सूर्य एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है जिसमें 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम, 2% कार्बन एंड ऑक्सीजन और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियोन से बना हुआ है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बात करें सूर्य के अंदरूनी तापमान की तो वह बहुत ही ज्यादा है। सूर्य का अंदरूनी तापमान अनुमानित रूप से 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सूर्य पृथ्वी से करीब 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक सूरज की किरणें पहुंचने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड तक का समय लग जाता है। सूर्य से कितनी ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आती है, इसका अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कुछ प्रयोग किया गया। इन प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि हमारी पृथ्वी के प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर प्रति मिनट 2 कैलोरी सूर्य की ऊर्जा या ऊष्मा आती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरी पृथ्वी पर प्रति मिनट सूर्य से कितनी ऊर्जा आती होगी। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सूर्य से 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी अपनी कक्षा के राउंड काटने पर मजबूर कर रहा है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूर्य उसे अपनी ओर खींच लेता है। सूरज में मौजूद 7 करोड़ टन हाइड्रोजन हर सेकंड 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम और 5 लाख टन गामा रेंज में बदल रही है। सूरज की रोशनी का तेज होने का कारण इसी को माना जाता है। सूर्य धरती और अन्य ग्रहों से बहुत ही अलग है। रियल में वो एक तारा है, हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों जैसा एक तारा, जो गैलेक्सी की 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही सूर्य भी हमारी पृथ्वी सहित पूरे सौरमंडल को लेकर हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और इस परिक्रमा की समय अवधि 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य का व्यास सौरमंडल में सबसे अधिक है, 13,92,000 किलोमीटर। दोस्तों, आज से 1 अरब 10 लाख वर्ष बाद सूर्य आज की तुलना में 10% ज्यादा चमकने लगेगा, जिस कारण धरती का वायुमंडल और इसमें मौजूद नमी इतने अधिक तापमान की वजह से अंतरिक्ष में चली जाएगी। उसके बाद आज से 5 अरब साल बाद सूर्य की चमक आज की तुलना में 40% तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सारे महासागर और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर स्पेस में चला जाएगा। आज से करीब 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में मौजूद सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और सूर्य का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर दोस्तों, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तब तक लाखों करोड़ों पीढ़ियां बीत जाएगी और आज से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य एक लाल गोला बन जाएगा और लाल दानव का रूप धारण कर लेगा और आज की तुलना में 200 गुना बड़ा हो जाएगा। इसका आकार बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के एपिसोड में हमने सौरमंडल की उत्पत्ति से लेकर सौरमंडल के अंत तक का सफर तय किया। अगर हमारा यह सफर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाता है। अगर आप अंतरिक्ष के बारे में लिखित में जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट RahasyaTelevision.com पर विजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी दी गई इसके डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप हमें मेल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।